हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को। और आज के इस वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं हम मिनिस्टर ऑफ डिफेंस की एक स्टेटमेंट से, जो कि एचएएल को लेकर आई है। आप सबको पता है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का इस समय जो कार्य है काफ़ी दबावपूर्ण स्थिति में चल रहा है, क्योंकि वो कार्य करना तो चाहते हैं लेकिन इंजन डिलीवरी के अभाव में तेजस प्रोग्राम को चाहते हुए भी फास्ट ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इसी बीच भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक डेडलाइन दी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को, जहां पर उन्होंने ये कहा है कि आप अपने उस वादे पर टिके रहें जहां पर मार्च 2025 तक 18 तेजस मार्क 1A और ट्रेनर एयरक्राफ्ट शामिल हैं डिलीवरी करने के लिए। तो आप उनकी डिलीवरी को पूरा करें और अपने वादे पर टिके रहें। दरअसल इस समय ये सारी बातें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ऊपर बहुत सारा जो प्रेशर है वो बना रही है, क्योंकि जो प्रोडक्शन में डिले हुई है उसमें सिर्फ एचएएल जिम्मेदार नहीं है, उसमें जिम्मेदार है जनरल इलेक्ट्रिक, जो कि सही समय पर इंजन की डिलीवरी नहीं कर पा रही है। और जब से तेजस मार्क 1A ने पहली उड़ान को पूरा किया है तो हम सब इसी उम्मीद में थे कि शीघ्र अतिशीघ्र हमें जो एयरक्राफ्ट की डिलीवरी है वो देखने को मिलेगी, जो कि संभावित है कि 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देखने को मिल जाए। दरअसल अगर हम डिले की बात करें तो इसमें जो प्राइमरी कल्प्रिट है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नहीं है, बल्कि है जनरल इलेक्ट्रिक, जो कि अपने सप्लाई चेन इश्यूज के चलते इंजन को सही समय पर डिलीवर नहीं कर पाए हैं, और इसी वजह से तेजस का जो प्रोडक्शन है इसमें डिले देखने को मिली है। हालांकि उन्होंने ये प्लेज जरूर किया है कि वो सितंबर तक जो इंजन है उनको डिलीवर करना शुरू करेंगे, और तकरीबन 2 इंजन प्रति माह की दर तक वो डिलीवर करने में सक्षम भी हैं। और इसीलिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अभी नए इंजन का इस्तेमाल करने वाली है जो फ्रेश एयरक्राफ्ट है उनमें, क्योंकि ऑलरेडी कुछ एयरक्राफ्ट हैं जो कि रिजर्व इंजन के साथ बनाए जा चुके हैं, ताकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा जो एक मैंडेट डिलीवरी शेड्यूल रखा गया है उसको फुलफिल करने में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सक्षम रहे। गौर करने वाली बात एक ये है कि तकरीबन 2 तेजस मार्क 1A बन के तैयार हैं। इसके अलावा 4 अतिरिक्त जो तेजस मार्क 1A है ये अपनी प्रोडक्शन की जो कंप्लीशन है वहां पर पहुंच चुके हैं, यानी लगभग ये बन के तैयार हैं। और 6 की संख्या में जो तेजस ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं वो अपने प्रोडक्शन के अलग अलग स्टेजेस में हैं, जिन्हें भारतीय वायुसेना को डिलीवर किया जाना है। इस समय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बहुत बड़ा प्रेशर झेल रही है, जो कि प्रोडक्शन को लेकर के है, लेकिन इसमें एचएएल को अकेले दोष देना ठीक नहीं होगा। इसमें जनरल इलेक्ट्रिक भी उतनी ही ज़्यादा जिम्मेवार है, और इससे यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रिक भी काफ़ी परेशान है। रिपोर्ट्स पे कहा जा रहा है कि जनरल इलेक्ट्रिक अपने जो सप्लाई चेन मेंबर्स हैं उनके साथ लगातार मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर रही है और चीज़ों को फास्ट ट्रैक करने का प्रयास कर रही है। तो वहीं आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स ये चाहती है कि जो यहाँ पर डायरेक्ट मेंटेनेंस का काम है वो एचएएल के साथ मिलकर के किया जाए या इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलकर के किया जाए, और जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पार्ट्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में की जाए, यानी टीओटी की डिमांड अब भारत के द्वारा की जा सकती है, ताकि जो क्रिटिकल पार्ट्स और कंपोनेंट्स हैं वो भारत में बनाए जाएं और सप्लाई चेन में भारत भी अपनी जो सहभागिता है उसको सुनिश्चित कर सके। क्योंकि तेजस मार्क 1A हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनके आने पर ही हम वो गैप फिल कर पाएंगे जो कि मिग 23 फ्लॉगर, मिग 27 और जो हमारे दूसरे जो एयरक्राफ्ट है जिसमें मिग 21 शामिल है, उनको जाने के बाद जो गैप क्रिएट हुआ है उसको फिल करने में ये एयरक्राफ्ट भूमिका निभाने वाले हैं। बाकायदा जो भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन है ये ऑलरेडी नाल एयरबेस में इनको इंडक्ट करने वाली है, और हमें ऐसे में बड़ी संख्या में इन एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है। तो बेहतर यही होगा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपने जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करके जो प्रोडक्शन है उसको फास्ट ट्रैक करे और जनरल इलेक्ट्रिक के साथ सख्त लहजे में बात की जाए, क्योंकि अगर इस प्रकार की लेट लतीफ़ी हुई तो तेजस प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा पीछे जा सकता है। तो यहाँ पर हम आशा करते हैं जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से भी जो पॉजिटिव रिपोर्ट्स हैं वो हमें सुनने को मिलेंगी, और शीघ्र अतिशीघ्र जो इंजन प्रोडक्शन रेट है इसको बढ़ाया जा सकेगा, ताकि इंडियन एयरफोर्स को ये एयरक्राफ्ट सही समय पर मिल सके। जैसा कि हम सब जानते हैं कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इस समय अलग अलग प्रकार के जो वेपन सिस्टम है ये भारतीय आर्म फोर्सेस के लिए बना रहे हैं, फिर चाहे वो एयर टू एयर मिसाइल्स हो, क्रूज मिसाइल हो या फिर ग्लाइड बॉम्ब्स हो। लेकिन एक चौंकाने वाली रिपोर्ट डीआरडीओ शॉ को लेकर आई है, यानी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन को लेकर के एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर बताया जा रहा है कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अब इन्हें एक नए आयाम पर लेके जाने वाली है, क्योंकि शॉ पर आधारित एक नई जो मिनी एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है वो बनाई जा सकती है। या आसान शब्दों में बात करें तो स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का एक मिनी एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल वेरिएंट हमें देखने को मिल सकता है, जो कि भारत की ऑफेंसिव कैपेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करेगा।
ज़्यादा रिपोर्ट तो इसको लेकर उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो रिपोर्ट उपलब्ध है उस हिसाब से अगर हम बात करें तो मौजूदा जो हमारा स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन है ये अनपावर्ड वेपन है, यानी इसको पावर करने के लिए किसी प्रकार के इंजन का इस्तेमाल किया नहीं जाता, बल्कि ये अपने टारगेट तक ग्लाइड करके पहुंचता है और उनको डिस्ट्रॉय करता है। जबकि इसका जो एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल वेरिएंट होगा उसे एक मिनी टर्बोजेट इंजन से पावर किया जाएगा। इसका फायदा ये होगा कि इसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा होगी और ये लंबी दूरी तक मारक क्षमता के साथ में आएगा। इस अपग्रेड के बाद जैसा कि हमने कहा कि रेंज इनहैंस होगी, तो क्लेम किया जा रहा है कि रेंज 200 किलोमीटर से ज़्यादा हो सकती है। अगर आप इसे मौजूदा एंटी एयरफील्ड वेपन से कंपेयर करें तो उसकी रेंज 100 किलोमीटर है। तो यहाँ पर चीज़ें स्पष्ट हैं कि काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड के तौर पर हमें देखने को मिलने वाली है। एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल वेरिएंट की बात करें तो ये थोड़ा बड़ा सिस्टम भी होगा। अगर आप इसे कन्वेंशनल 100 से कंपेयर करें, इसकी लेंथ 2.5 मीटर की होगी और अगर आप इसे स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन से कंपेयर करते हैं तो उसकी रेंज 1.8 मीटर की होती है। अब ये जो इंक्रीज लेंथ है इसके अपने फ़ायदे होंगे। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होगा कि ये एक मिनी टर्बोजेट इंजन को एकोमोडेट कर सकेगा। वहीं इसमें एक्सटेंडेड रेंजेस के लिए जो एडिशनल फ्यूल है कैरी करने की कैपेसिटी भी यहाँ पर दी जाएगी। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इस प्रकार के वेपन को बनाने के लिए पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है और उनका ये कहना है कि इसका जो सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी होने वाली है वो 3 मीटर से भी कम की होने वाली है। यानी ये हाईली एक्यूरेट वेपन सिस्टम होगा जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए या खासकर भारतीय वायुसेना के लिए हम कहें तो बनाया जाएगा। अब एक और नया इसकी ताकत जिसके बारे में अभी पता चला है वो होगा इसकी सीकर टेक्नोलॉजी। इसमें एडवांस सीकर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल में जो एग्जिस्टिंग इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर है ये टर्मिनल होविंग के लिए रिटेन किया जाएगा, जो कि फाइनल स्टेजेस में जो फ्लाइट के होंगे उसमें टारगेट को एग्जीक्यूट करेगा और उन पे अटैक करने में सक्षम होगा। इसके अलावा इसमें AI सपोर्टेड ऑप्टिकल क्रूज सिस्टम इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि इसको मिसाइल को इनेबल करेगा कि ये हार्श इन्वायरमेंट में, कहने का मतलब ये है कि कठिन से कठिन वातावरण में चाहे दिन हो या रात हो, टारगेट को ट्रैक करके उसको अटैक करने की कैपेबिलिटी को प्राप्त कर देगा। और ये भारतीय वायुसेना के लिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एसेट होने वाला है। ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें शॉ का एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल में तो सुनने में तो काफ़ी आसान लग रहा है, लेकिन ये काम काफ़ी चैलेंजिंग होगा। लेकिन DRDO इसमें ऑलरेडी काफ़ी इंटरेस्टेड है और उनका कहना है कि वो इस प्रकार के वेपन सिस्टम को बना सकते हैं। अगर हम बात करें मौजूदा चलन की तो आपको पता होगा कि DRDO इस समय S-16 जो हमारी एंटी रेडिएशन मिसाइल है उनके भी जो एयर टू ग्राउंड अटैक वेरिएंट है ये बनाने के लिए इच्छुक है। जिसमें अगर हम रुद्रम 2 की बात करें तो रुद्रम 2 में जहां एक तरफ आपको जो एंटी रेडिएशन मिसाइल है वो देखने को मिलेगी, तो उसका एक ग्राउंड स्ट्राइक वेरिएंट भी देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी बड़े मात्रा में जो एमुनिशन है उनको कैरी करेगा ताकि उड़ाया जा सके बड़े टारगेट्स को। वहीं हमारी रुद्रम 3 मिसाइल जो होगी उसमें भी बड़ी संख्या में जो हमें ग्राउंड अटैक वेरिएंट है ये देखने को मिलने वाले हैं। तो DRDO इस प्रकार के प्रोग्राम को लेकर कॉन्फिडेंट है कि कम से कम समय में इनको विकसित किया जा सकता है। खैर DRDO इसके अलावा ब्रह्मोस NG और ब्रह्मोस जैसे मिसाइल्स को भी बना रही है, जो कि कह सकते हैं काफ़ी इंप्रूवमेंट्स के साथ आएंगी और हमारे भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स की ताकत को इन्हांस करेंगी। हालांकि अगर हम शॉ के एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल वेरिएंट की टाइमलाइन की बात करें तो कोई स्पष्ट टाइमलाइन सामने नहीं रखी गई है। इतना कहा जा रहा है कि ये अभी अंडर डेवलपमेंट है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।